चलिए, गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? तो शुरू किया जाए, तैयार हो आप सभी? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या स्टार्ट किया था? चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया मैकेनिकल डिजाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, डिजाइनिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, यही चल रहा था टॉपिक हमारा। क्या बोलो डियर? क्या सच में डेट चेंज हुई? नहीं हुई ना, मैंने बताया था ना आपको। चलिए, नेक्स्ट। अगर हम बात करें इसके अंदर, तो हमारे पास में क्या होगा? हम बात कर रहे थे मैकेनिकल डिजाइन, मतलब सेक के बारे में बात कर रहे थे हम। सेक का मैंने फॉर्मूला लिखा दिया था, W इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 8T, और इसके ऊपर मैंने आपको एक न्यूमेरिकल भी करवा दिया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इफेक्ट ऑफ आइस लोडिंग, इफेक्ट ऑफ आइस लोडिंग। चलिए, आइस लोडिंग का इफेक्ट क्या होगा हमारे पास में, या फिर हमें पूछेगा वॉल्यूम ऑफ आइस लोडिंग कितना होगा, आइस जो होगा उसकी कोटिंग जो होगी उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो देखो, ये हमारे पास में ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है जिसकी रेडियस कितनी है हमारे पास में। तो इस कंडक्टर की रेडियस हमारे पास में है, आर रेडियस है। इस कंडक्टर की रेडियस कितनी है हमारे पास में? आर रेडियस हमारे पास में है। अगर मानकर चलो इसका मैं एरिया की बात करूं, तो इसका एरिया क्या होगा, या वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ, बात तो एक ही है। अगर मैं इसका वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ की बात करूं या एरिया की बात करूं, बात एक ही है। वॉल्यूम डिवाइड बाय लेंथ एरिया ही होता है। इसका एरिया अगर हम बात करें, एरिया एरिया क्या होगा हमारे पास? कंडक्टर का एरिया पाई बाई 4 इंटू आर स्क्वायर, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर आप लिख सकते हो, डायमीटर की फॉर्म में अगर आपको लिखना है। ये ओवरऑल डायमीटर क्या है हमारे पास में? डी है। रेडियस की फॉर्म में लिखना है तो आप पाई बाई 2 इंटू आर लिख सकते हैं, आप जैसा भी आपको अच्छा लगे। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें इसके ऊपर, यहां पर क्या होता है, अगर एक लेयर जो है, आइस की जो लेयर है, अगर उसका फॉर्मेशन हो जाता है, अगर इसके ऊपर एक आइस की लेयर का फॉर्मेशन अगर हमारे पास में हो जाता है, तो यहां पर मान के चलिए इसकी जो थिकनेस है वो टी हमारे पास में है। टी इसकी क्या है? थिकनेस है। तो बता सकते हो आप मुझे कि यहां पर ओवरऑल थिकनेस जो है, ओवरऑल डायमीटर कितना हो जाएगा? आप मुझे बता दोगे ओवरऑल डायमीटर कितना हो जाएगा इसका? जल्दी से बताओ, क्या बोल रहे हो? हाँ, बीआरओ वाला नोटिफिकेशन एकदम सही है ना। बीआरओ वाला नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास में एकदम जो है वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये ओवरऑल डायमीटर जो होगा ना हमारे पास में, कैपिटल डी, वो क्या हो जाएगा हमारे पास में? अंदर वाला डायमीटर और यहाँ की थिकनेस हमारे पास में। तो क्या मैं सब बोल सकता हूँ, ओवरऑल डायमीटर जो होगा, ये इनर वाला, ये जो कंडक्टर है इसका डायमीटर डी होगा, और ये थिकनेस कितनी हो जाएगी? 2T। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, ओवरऑल डायमीटर क्या होगा, ध्यान रखना, ओवरऑल डायमीटर, ओवरऑल डायमीटर जो है वो हमारे पास में क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, कैपिटल डी जो है वो 2R+2T। जल्दी से बताओ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? जल्दी से बताओ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? ओवरऑल डायमीटर क्या होगा? इनर रेडियस कितनी है हमारे पास में? रेडियस ऑफ कंडक्टर आर है, तो डायमीटर कितना होगा हमारे पास में? 2R हमारे पास में हो जाएगा। तो यहां से अगर हम बात करें, आर जो है, स्मॉल आर क्या है? रेडियस ऑफ कंडक्टर। ये क्या होगा? रेडियस ऑफ कंडक्टर। चलिए, तो ये ओवरऑल डायमीटर हमारे पास में हो जाएगा। तो यहां से अगर हम बात करें इसके अंदर, आपसे बोल दिया जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ आइस पर यूनिट लेंथ क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ आइस पर यूनिट लेंथ कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ आइस पर यूनिट लेंथ कितना होगा?
मतलब एरिया की बात कर रहा है, आइस की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ ओनली बात कर रहा हूं आइस का जो है वो पर यूनिट लेंथ कितना, वॉल्यूम कितना होगा हमारे पास में, वॉल्यूम ऑफ आइस पर यूनिट लेंथ। तो मैं टोटल लिख देता हूं, पहला तो π/4 इंटू डी स्क्वायर, डी मतलब डायमीटर कितना है 2r प्लस 2t, उसका क्या होगा स्क्वायर होगा, जिनमें से अपन π/4 इंटू क्या होगा हमारे पास में 2r का जो स्क्वायर है वो मैं माइनस कर दूं। देखो मैंने क्या किया समझना, मुझे सिर्फ ये आइस का वॉल्यूम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा इस पूरे में से इस कंडक्टर का वॉल्यूम माइनस कर दूं, मतलब एरिया माइनस कर दूं, वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ। तो इसका एरिया माइनस कर दूं तो यहां से पूरे एरिया में से यहाँ का एरिया माइनस हो गया, तो ओनली किसका बचेगा, सिर्फ वॉल्यूम का एरिया बचेगा, है ना। तो वॉल्यूम का एरिया हमने लिख दिया यहाँ पर, तो यहां से क्या आएगा π/4 है ना, ये π/4 है, π/4 आप कॉमन ले लीजिए, तो यहां पर कितना आएगा हमारे पास में, यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लो, तो ये आ जाएगा 4r² प्लस क्या होगा 4t² प्लस क्या होगा हमारे पास में 8rt और माइनस क्या होगा हमारे पास में 4r²। तो ये 4r² से 4r² कॉमन हो गया, यहां से 4 बाहर कॉमन ले लीजिए आप यहां से। अगर आप यहां से 4t को बाहर कॉमन ले लेते हैं, π/4 तो ऑलरेडी है, 4t को अगर आप बाहर कॉमन ले लेते हैं तो यहां पर क्या बचेगा, t बचेगा और यहां बचेगा 2r बचेगा, ठीक है 2r बचेगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया हमारे पास में, तो पाई इंटू टी, टी क्या है ध्यान रखना थिकनेस है हमारे पास में, और यहां से कितना आएगा t प्लस 2r आएगा, तो ये हमारे पास में क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ आइस, ये क्या होगा हमारे पास में वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। अब इसकी जगह हो सकता है कि ये फॉर्मूला मैंने रेडियस की फॉर्म में लिखा है, हो सकता है कि आपको बुक में डायमीटर की फॉर्म में लिखा हुआ हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पाई इंटू टी, और ये हो जाएगा टी प्लस क्या होगा डी हो जाएगा, ये क्या होगा डी हमारे पास है डायमीटर ऑफ कंडक्टर, ये क्या होगा डायामीटर ऑफ कंडक्टर, डायामीटर ऑफ कंडक्टर। तो आप में से ये क्वेश्चन किस किसने देखा है जल्दी से बताओ, ये क्वेश्चन किस किसने देखा है आप में से, चलिए करेक्ट। तो वॉल्यूम हमारे पास में क्या होगा, तो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा, तो एक बार जल्दी से इसको लिखो और डन करो, फिर अपन आगे बात करते हैं। कंप्लीट हो गया। तो ये फॉर्मूला याद रखना डायरेक्टली वाला, वॉल्यूम ऑफ आइस पर यूनिट लेंथ अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप यहां से बता सकते हैं ना। चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ थ्योरेटिकल पार्ट पर, और कुछ थ्योरेटिकल पार्ट कौन कौन से हैं। एक तो हमारे पास में रहेगा एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा हमारे पास में, ये मानकर चलिए हमारा पोल है, ये हमारे पास में पोल है, और इस पोल में हमारे पास में क्या होगा, ये हमारी 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन जा रही है मानकर चलिए, ये ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, तो इस ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर के नीचे यहां पर आपको देखा होगा आपने, यहां पर क्या होता है सपोर्ट के लिए कंडक्टर और चलता है, बता सकते हो इसका नाम क्या होता है। पब्लिक एरिया के अंदर हाईली डेंस्ड एरिया में जो ट्रांसमिशन लाइन है अगर वो टूट कर नीचे ना गिर जाए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन के नीचे वायर अपन चलाते हैं, उस वायर को अपन क्या बोलते हैं जल्दी से बताओ, उसको अपन बोलते हैं वी गार्ड। देखो दो चीज होती है, एक होता है हमारे पास में गार्ड वायर, एक होता है गार्ड वायर और दूसरा होता है वी गार्ड। वी गार्ड, बताओ इनमें से कौन सा होता है, दो आंसर आ रहे हैं, वी गार्ड भी आ रहे हैं और गार्ड वायर भी आ रहे हैं।
गार्ड वायर होता है या वी गार्ड होता है? सोच समझ के बताना, आधे वी गार्ड बोल रहे हैं और आधे गार्ड वायर बोल रहे हैं इसका आंसर। चलिए, तो वी गार्ड करेक्ट है। देखो आपके सामने मैंने शेप बना रखी है, अगर आप इस शेप को देखते तो भी आप आंसर बता देते। बताओ ये कौन सी शेप दिख रही है? ये कौन सी शेप दिख रही है? ये वी शेप दिख रही है, तो मैंने इसलिए बनाया, ये वी शेप दिख रहा है, वी गार्ड हमारे पास में ना। क्या होगा हमारे पास में? वी गार्ड। तो ये जो होता है ना, इसको अपन बोलते हैं वी गार्ड। वी गार्ड, वी गार्ड कहां पर ध्यान रखना, हम कहां पर यूज करते हैं? तो यहां पर लिख देना बिलो द ट्रांसमिशन लाइन, बिलो द ट्रांसमिशन लाइन इट इज, it is a supporting wire in highly dense area, in highly dense area या highly populated area, highly populated area, it provide, it provide safety, it provides safety against damage in wire। अगर वायर में कोई डैमेज होता है ना, तो उसके अगेंस्ट वायर जमीन पर नहीं गिर जाए, पब्लिक को नुकसान ना हो जाए, उसके लिए अपन ये करते हैं। गार्ड वायर कहाँ चलाते हैं? फिर दूसरा वायर, दूसरा हमारे पास में बात है कि सर गार्ड वायर कहाँ यूज करते हैं? तो जब भी हमारे पास में कभी भी कोई भी कम्युनिकेशन लाइन और पावर लाइन जब एक दूसरे को क्या करती है, क्रॉस करती है, तो मान लो कि नीचे कम्युनिकेशन लाइन है, ऊपर पावर लाइन है, तो उसके नीचे अपन क्या करते हैं, अपन जो है वो क्या यूज करते हैं, गार्ड वायर अपन यूज करते हैं ना। तो वहां पर यूज किया था गार्ड वायर, है ना। तो यहां पर लिखना है इसके अंदर ए, गार्ड वायर, हेडिंग लिखना गार्ड वायर, इफ communication line, communication line and power line are crossing each other, crossing each other, each other, crossing each other. So at that place, at that place, below the transmission line, below transmission line, guard wire is used. Guard wire is used. तो हम क्या करते हैं, हम वहां पर गार्ड वायर जो है वो हम लगाते हैं ना। क्या करते हैं, हम गार्ड वायर हम लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में क्या होगा? नेक्स्ट होगा ब्रेप्ड वायर। नेक्स्ट होगा ब्रेप्ड वायर, ब्रेप्ड वायर। ब्रेप्ड वायर कहाँ लगाते हैं, ध्यान रखना। तो ये जो हमारा पोल होता है ना, ये जो हमारा पोल है, इस पोल से कुछ मीटर की हाइट पर हम यहाँ पर कोई भी अनऑथराइज पर्सन जो है वो इस पोल पर न चढ़ जाए, उससे बचाने के लिए, ठीक है, उसको चढ़ने से रोकने के लिए हम यहाँ पर एक कांटेदार वायर लगाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? ब्रेप्ड वायर। कितनी मीटर की हाइट पर लगाते हैं, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर लिखना है इसके अंदर, इट इज, it is a wire which is connected, which is connected, which is connected eight, which is connected eight, चलिए very good, 2.5 meter height above the ground, above the ground,
above the ground to above the ground so that unauthorized person unauthorized person unauthorized person cannot claim cannot on the pole ठीक है। तो पोल पर नहीं चढ़ पाए, इसके लिए अपन क्या करते हैं, ब्रेड वायर अपन लगाते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें यहां पर, ये हमारे पास में क्या है, ये है हमारा पोल है, ये हमारे पास में क्या है, पोल है। आपने देखा होगा यहां पर इस पोल से लेकर जहां तक आपके पास में ट्रांसमिशन लाइन, इस पोल को सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए, पोल को सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए हम यहां पर क्या करते हैं, एक वायर यूज करते हैं। जल्दी से बताएंगे इस वायर का नाम क्या होता है, इस वायर का नाम क्या होता है, जो वायर पोल को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, जल्दी से बताओ। क्या बोलते हैं अपन, स्टे वायर। क्या बोलते हैं अपन इसको, स्टे वायर अपन बोलते हैं, स्टे वायर अपन बोलते हैं। और यहां पर हम क्या करते हैं, इंसुलेटर अपन यूज करते हैं, इंसुलेटर अपन यूज करते हैं। इसको अपन गे इंसुलेटर या एग इंसुलेटर बोलते हैं, गे इंसुलेटर या फिर क्या होगा, एग इंसुलेटर अपन बोलते हैं, और एग इंसुलेटर अपन बोलते हैं, इंसुलेटर अपन बोलते हैं। ये क्या काम करता है, पोल को सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम करता है। यहां पर एंगल कितना होता है, आप मुझे बता सकते हैं, इसका जो एंगल है ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये कितना एंगल बनाता है, ये एंगल कितना बनाता है, जल्दी से बताओ। हाँ, एग इंसुलेटर भी बोल सकते हो। 30 to 45 डिग्री, करेक्ट। यहां जो एंगल बनता है ना, वो 30 डिग्री से लेकर कितना, ध्यान रखना, 45 डिग्री तक हमारे पास में एंगल बनता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं सपोर्ट, जिसकी हम बात करें सपोर्ट या पोल, सपोर्ट या फिर अपन बात करते हैं पोल। सपोल हमारे पास में यहां पर क्या होते हैं, पोल हम कितने टाइप्स के यूज करते हैं, तो ध्यान रखना, सबसे पुराना पोल है वुडन पोल, वुडन पोल। फिर होगा हमारे पास में स्टील पोल, स्टील पोल। नेक्स्ट होगा आरसीसी पोल, और नेक्स्ट होगा स्टील टावर, स्टील टावर। आप मुझे बताएंगे इनकी स्पान लेंथ क्या होती है, सबसे पहले स्पान लेंथ क्या होती है, वुडन पोल की हमारे पास में स्पान लेंथ क्या होती है, स्टील की क्या होती है। 30 to 50 हमारे पास में क्या होता है, वुडन पोल के लिए है। स्पान लेंथ, अगर हम बात, स्पान लेंथ कुछ नहीं होती, दो, ये दो पास पास वाले पोल है ना, सपोर्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है, उसी को अपन स्पान लेंथ बोलते हैं ना। तो स्पान लेंथ यहां पर क्या होती है, 30 to 50। स्टील पोल की जल्दी से बताओ, 50 to 80, 80 to 200, एंड मोर देन 200, करेक्ट। 50 to 80, फिर 80 to 200, और ये होता है मोर देन 200, मोर देन 200 मीटर, ध्यान रखना है ना। चलिए, तो ये हमारे पास में क्या होगा, स्पान लेंथ जो है वो हमारे पास में ये रहेगी। एग्जाम में पूछेगा आपको एग्जामिनर कि बताओ स्पान लेंथ क्या होती है, तो ये स्पान लेंथ आपको जो है वो बताना पड़ेगा ना। जनरली अपन वोल्टेज की बात कर लेते हैं, इनके ऑपरेटिंग वोल्टेज का भी यही लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं वोल्टेज के बारे में। चलो जल्दी से बताओ, वुडन पोल को अपन कहाँ यूज करते हैं, तो अप टू 11 kV,
11 केवी तक हम यूज करते हैं। स्टील पोल को अपन कहां तक यूज करते हैं वोल्टेज रेंज? 11 केवी हमारे पास में होता है वुडन पोल। मोर देन 200 मीटर है ना। चलो स्टील पोल कहां तक यूज करते हैं? 11 से 33, अप टू 33 तक, मतलब आप इसे लिख सकते हो अप टू 33 तक हम इसको यूज करना पसंद करते हैं। आरसीसी पोल को कहां यूज करते हैं? चलिए जल्दी से बताएंगे। आरसीसी पोल को अपन कहां तक यूज करते हैं? आरसीसी पोल को, आरसीसी पोल को 33 तक अपन यूज, 66 तक आरसीसी पोल। एक बार सोचो, आरसीसी पोल 66 केवी तक, 11 केवी में यूज करते हैं आरसीसी पोल, है ना, उससे बियॉन्ड नहीं यूज करते हैं। आरसीसी पोल 11 केवी तक यूज करते हैं। और इसको हायर वोल्टेज, है ना, इसका कितना भी वोल्टेज बना सकते हैं, स्टील टावर का हायर वोल्टेज। ठीक है। आरसीसी पोल हम 11 केवी में ही यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में ही यूज करते हैं, 33 तक हम यूज नहीं करते ना। चलिए नेक्स्ट, हमारे पास में क्या होगा, ये सारे डेटा आपको एग्जाम में पूछेगा। अगर ये नहीं पूछेगा तो आपके पास में जो है ये पोल आपसे पूछ लेगा। स्टील पोल जो है वो कितने टाइप के होते हैं? अगर हम बात करें स्टील पोल के बारे में, स्टील पोल कितने टाइप्स के होते हैं जल्दी से बताओ। स्टील पोल्स में आपने ऐसा देखा होगा, स्टील पोल में आपने ऐसा देखा होगा, ऐसा आपने देखा होगा इस डायग्राम को। ये इसका नाम क्या होता है जल्दी से बताओ। ऐसा पोल आपने देखा होगा, क्या बोल रहे हो? अच्छा, आपके एरिया में लगा रखा है, कोई वो जुगाड़ किया होगा ना, कुछ नहीं मिला होगा, जुगाड़ कर दिया होगा और कुछ नहीं। इसको अपन बोलते हैं ट्यूबुलर पोल, करेक्ट। ट्यूबुलर पोल, ट्यूबुलर पोल जो हम कहाँ यूज करते हैं ध्यान रखना, स्ट्रीट लाइट में अपन यूज करते हैं, स्ट्रीट लाइट। नेक्स्ट, आपने ऐसा भी पोल देखा होगा आप लोगों ने, आपने ऐसा पोल देखा होगा, बड़ा सा पोल। फिर आपने ऐसे बीच में एक लाइन देखी होगी, फिर आपने यहां पर एक लाइन और देखी होगी। देखा है सर? जल्दी से बताओ, ऐसा आपने पोल देखा होगा, ये कौन सा होता है? ये कौन सा होता है? रेल पोल। चलिए करेक्ट, ये होगा रेल पोल, रेल पोल। नेक्स्ट, अगर ऐसा पोल दे दें, और बहुत बार आपने ऐसा भी देखा होगा, ऐसे पोल भी आपने देखा होगा, इसका नाम क्या होता है? ये होता है हमारे पास में रोल्ड स्टील जॉइंट पोल। ये क्या होता है? रोल्ड स्टील जॉइंट पोल, रोल्ड स्टील जॉइंट पोल ये हमारे पास में होते हैं। हाँ, रोल्ड स्टील जॉइंट पोल। इलेक्ट्रॉनिक्स में टेक्निकल की क्लास कब से स्टार्ट होगी? मंडे से डियर, मंडे से स्टार्ट होगी। और मंडे से उनका स्टार्ट होगा, माइक्रो प्रोसेसर जो है वो स्टार्ट होगा।
तो आप उनको बोल दीजिएगा मंडे से स्टार्ट होगा टेक्निकल, है ना। मतलब 2 दिन बाद से ना, 2-3 दिन बाद से। चलिए नेक्स्ट। तो ये स्टील पोल के हमारे पास में क्या है, टाइप से जो आपको एग्जामिनर एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। नेक्स्ट होगा हमारे पास में यहां पर, ये हमारा पोल होता है ना, ये पोल होता है। तो यहां पर हमारे पास में क्या होती है, क्रॉस आर्म। यहां पर क्या होती है, ये होती है क्रॉस आर्म। ये क्या होती है, ये होती है क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म आपको पूछ लेगा क्रॉस आर्म क्या करती है। तो ये क्रॉस आर्म क्या करती है, हमारे पास में इंसुलेटर जो है या कंडक्टर है उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम करती है। इंसुलेटर डिस्क या कंडक्टर को सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम करती है। आपसे पूछेगा क्रॉस आर्म किस मटेरियल की बनाते हैं अपन। क्रॉस आर्म कौन से मटेरियल की अपन बनाते हैं, जल्दी से बताओ। क्रॉस आर्म कौन से मटेरियल की बनाते हैं हम। चलिए, लकड़ी की भी बनाते हैं और हम स्टील की भी बनाते हैं, ध्यान रखना। किसकी बनाते हैं हम, क्रॉस आर्म जो है, यहां पर ध्यान रखना। वुडन की भी बनाते हैं बहुत सारी जगह, बट वुडन की बहुत कम यूज करते हैं, वुडन और स्टील। वुडन की भी बनाते हैं, लकड़ी की भी आपने देखी होगी बहुत बार क्रॉस आर्म बनी होती है, लेकिन लकड़ी अभी फिलहाल के एलिमिनेट अपन कर दे रहे हैं। अगर ऑप्शन में वुडन भी हो और स्टील भी हो तो प्रायोरिटी आपको स्टील को देना है ना। स्टील को आपको क्या करना है, प्रायोरिटी आपको देना है। चलिए, तो ये सारी चीजें आपको यहां से एग्जाम में एग्जामिनर पूछेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर, तो अगला हमारे पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा किसके बारे में। तो नेक्स्ट हमारे पास में रहेगा कॉपर कंपैरिजन पर आते हैं अपन। कॉपर कंपैरिजन पर आते हैं। कॉपर कंपैरिजन, और कॉपर कंपैरिजन का एक ही कंपैरिजन है कि वो टेबल आपको याद होनी चाहिए। किस किस को टेबल याद है, मैं आपको टेबल का पूरा फोटो दिखा देता हूँ। तो ये टेबल आपको जरूर याद करनी है कॉपर कंपैरिजन के अंदर। चलिए, तो मैं आपको कॉपर कंपैरिजन की टेबल जो है वो मैं आपको बताता हूँ। ये टेबल आपको जरूर याद रखनी है। ये टेबल जो है वो आपको जरूर याद रखनी है। चलिए, ये टेबल जो है वो आपको क्या करना है, आपको याद रखना है। ये टेबल आपको याद रखनी है कॉपर कंपैरिजन की।
चलिए, तो आपको दिख रहा होगा कॉपर कंपैरिजन में ध्यान रखना, ये हमारे पास में क्या है, 2 वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूटर है। 2 वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूटर हमारे पास में, अगर 2 वायर डीसी सिस्टम हमारे पास में अगर है, 2 वायर डीसी सिस्टम अगर हमारे पास में है, तो 2 वायर को अगर आप 1 मान ले रहे हो या के मान लो, कुछ भी है ना, ये 1 मान लोगे, तो 2 वायर डिस्ट्रीब्यूटर या फिर डीसी सिस्टम हमारे पास में क्या होगा, विद मिड पॉइंट अर्थ जो होगा वो 0.25 टाइम्स ऑफ क्या होगा, यहां पर ध्यान रखना, इसको के मान लो, 1 की जगह के मान लोगे तो बेस्ट रहेगा। तो इसको के कर दीजिए, इसको भी के कर दो, सभी को बस के से मल्टीप्लाई कर दो और कुछ नहीं करना है। अब ये के की वैल्यू क्या होगी, जो भी मैं आपको डिराइव करके बताऊंगा ना, के की वैल्यू क्या होगी वो मैं आपको डिराइव करके बताऊंगा, लेकिन समझना, पहले आपके पास में क्या होगा, 2 वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूटर अगर हम बात करें वो के है, क्या चीज ध्यान रखना, यहां पर लिखा हुआ है सेम मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन द कंडक्टर एंड अर्थ। ये फॉर्मूला कब है, जब हमारे पास में मैक्सिमम वोल्टेज जो है कंडक्टर और अर्थ के बीच का सेम है। और यहाँ पर क्या है, सेम मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन टू कंडक्टर। वैसे ज्यादातर पूछा गया तो पहली वाली टेबल पूछता है, दूसरी वाली टेबल एक बार में, एक ही बार एग्जाम में पूछी गई है। तो यहाँ पर सेम कंडक्टर वोल्टेज जब हमारे पास में क्या होगा, बिटवीन कंडक्टर एंड अर्थ हमारे पास में रहेगा, तो क्या होगा उस टाइम पर, इसका लिए जो वेट होगा वो के अगर हमारे पास में, वॉल्यूम आप समझ सकते हो, एरिया आप समझ सकते हो, कुछ भी के हमारे पास में है, तो यहां पर क्या होगा, 2 वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूशन विद मिड पॉइंट अर्थ कितना होगा, 0.25 टाइम्स ऑफ के। 3 वायर के लिए 0.3125 टाइम्स ऑफ के होगा। अगर एसी सिस्टम की बात करें तो 2 बाई कोस 5 के होगा, कब 2 वायर की बात करें, 2 वायर मिड पॉइंट अर्थ कितना होगा, 0.5 और मल्टीप्लाइड विद के होगा 0.5 डिवाइड बाय कोस स्क्वायर 5। 3 वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूशन में 0.625 होता है। देखो एग्जाम में ये भी आया हुआ है, ये भी आया हुआ है, ये भी आया हुआ है, सारे एग्जाम में पूछे गए ना, ये भी पूछा गया है, 3 फेज 4 वायर में भी पूछा गया है, 3 फेज 3 वायर में भी पूछा गया है। तो ये ध्यान रखना, ये 1 2 बस ये एक, ये दोनों मुझे देखने को नहीं मिले कहीं पर, बाकी अदरवाइज इसके अलावा सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो ये जो टेबल है, ये टेबल किस किस को याद है, जल्दी से बताओ, किस किस को याद है, किस किस को ये टेबल याद है, एक बार बता दो जल्दी से, और नोट डाउन भी कर दो, ताकि ये एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। याद है, चलिए, वेरी गुड। चलिए, अब मैं आपको यहाँ पर के की वैल्यू जो है वो मैं आपको बताता हूँ, है ना, के की वैल्यू है जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये के क्या है यहाँ पर। तो समझना, के किसके लिए ध्यान रखना, 2 वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, किसके लिए बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, जो मैं आपको डेरिवेशन करवाने वाला हूँ वो 2 वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, किसके लिए, 2 वायर, 2 वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूटर या डीसी सिस्टम के लिए। 2 वायर डीसी सिस्टम के लिए अगर हम बात करें तो देखो यहां पर हमारे पास में क्या होगा, ये एक वायर होगा, ये दूसरा वायर होगा, ये 2 वायर हैं, ये हमारे पास डीसी सप्लाई है ना, तो ये डीसी डीसी सिस्टम हमारे पास में, ये 2 वायर है, तो यहां से करंट मान लो I1 आ रहा है, यहां से करंट हमारे पास में क्या है, I2 है। तो ये हमारे पास 2 वायर हो गए। अगर ये 2 वायर डीसी सिस्टम हमारे पास में अगर है, ये 2 वायर डीसी सिस्टम हमारे पास में है, और यहाँ का वोल्टेज कितना है, ये वोल्टेज V1 अगर हमारे पास है, तो आप मुझे बताओ पावर P इज इक्वल टू क्या लिखोगे, पावर P इज इक्वल टू आप लिखोगे कि पावर P जो होगा VM इंटू क्या होगा, करंट I हमारे पास में रहेगा। अगर मैं लॉस की बात करूं, समझना, लॉस की अगर मैं बात करूं तो लॉस क्या होता है सभी को पता है, लॉस होता है आई स्क्वायर इंटू आर हमारे पास में रहता है। लॉस क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर हमारे पास में रहता है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर 2 टाइम्स ऑफ हमें करना पड़ेगा लॉस, क्यों बताओ, 2 टाइम्स ऑफ क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि 2 वायर है हमारे पास में ना, 2 वायर, 2 टाइम्स हमें जो करना पड़ेगा, 2 टाइम्स क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि 2 वायर है, एक वायर का आई स्क्वायर आर लॉस है, तो दूसरे का क्या होगा, एक और आई स्क्वायर आर लॉस होगा, तो 2 टाइम्स मैंने यहां पर कर दिया। इस लॉस को आप यहां पर पीएल लिख दीजिए या डब्ल्यू लिख दीजिए, बात एक ही है। यहां से आप क्या करो, आई की वैल्यू निकालिए, आई की वैल्यू पी डिवाइड बाई वीएम हमारे पास में आएगी, तो यहां से क्या होगा, तो 2 तो ऑलरेडी है हमारे पास में, पी डिवाइड बाई वीएम और उसका स्क्वायर कर दो और इंटू आर हमारे पास में कर दीजिए।
ये आर हमारे पास में आ रहा है, ये लोस हमारे पास में आ रहे हैं, और रेजिस्टेंस आर की जगह आप ऐसा भी लिख सकते हो रो इंटू एल डिवाइड बाई ए। तो इस एरिया को ऊपर ले जाओ, तो एक काम कीजिए, यहां से आप एरिया को ऊपर ले जाइए, तो यहां से कितना आ जाएगा, 2 रो इंटू एल इंटू पी स्क्वायर डिवाइड बाय वीएम स्क्वायर इंटू यहां से लोस डब्ल्यू का डिवाइड कर लीजिए। ये एरिया है, बट हमें निकालना है वेट, तो वॉल्यूम हमें निकालना पड़ेगा उसके लिए। वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास में, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ हमारे पास में होगा, एरिया इंटू लेंथ हमारे पास में होगा। तो एरिया कितना है, 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू लेंथ। अब आप बोलोगे सर 2 टाइम्स ऑफ ए क्यों किया, दो वायर है ना, तो दो वायर के लिए हमारा एरिया, ये जो ये एरिया किसका है ध्यान रखना, ये पर कंडक्टर का एरिया है, पर वायर का एरिया है। एक वायर का एरिया इतना हमारे पास में, तो दो वायर का एरिया, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो दोनों का निकलेगा, तो दो वायर का एरिया 2 टाइम्स कर दिया मैंने। तो यहां से कितना आ जाएगा 2, और यहां से आ जाएगा हमारे पास में वो वैल्यू वहां से पुट कर दीजिए, तो ये 4 हो जाएगा, रो इंटू एल स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर डिवाइड बाय हमारे पास में क्या होगा, ओमेगा इंटू वी एम स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये हमारे पास में आ रहा है, यही होता है के, यही होता है के। ध्यान रखना, यही फॉर्मूला किसका है, तो यही फॉर्मूला होता है हमारे पास में के का, वॉल्यूम का, है ना। तो वॉल्यूम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। आप बोलोगे सर क्यों याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया, एग्जाम में एग्जामिनर ने ये फॉर्मूला डायरेक्टली पूछा गया है एग्जाम में, तो आपको ये क्या करना है, ये याद रखना है, ध्यान रखना। डेरिवेशन मैंने आपको बता दिया, अगर आपको नहीं याद रहे तो 3 लाइन 4 लाइन का डेरिवेशन है, कर लेना वहीं पर। यही फॉर्मूला आता है, जल्दी से बताओ, अरे कुछ तो बोलो। यही फॉर्मूला आता है, 4 रो एल स्क्वायर पी स्क्वायर ओमेगा डिवाइड बाय वी एम स्क्वायर। किसी ने अगर इंजीनियर वाला टैलेंट है वो लगा कर याद कर रखा हो तो कंफर्म करेंगे, यही फॉर्मूला आता है। तो देखो आप लोगों ने रट रखा होगा, रटने के लिए जितना समय आप लगाते होंगे ना, उतने कम समय में ये डेरिवेशन हो जाएगा हमारे पास। 3 लाइन का हमारे पास डेरिवेशन है, तो आप कर लेना। आप बोलोगे सर अगर मान लो अगर हमें क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ लिया, हमें पूछ लिया कि बताओ 2 फेज 4 वायर एसी सिस्टम, क्या बोलेगा, 2 फेज 4 वायर एसी सिस्टम है, तो बताओ यहां पर वॉल्यूम क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये जो 0.05 है डिवाइड बाय कोस स्क्वायर है ना 5, उसको मल्टीप्लाई कर दो आप 4 इंटू हमारे पास में क्या आएगा, तो 4 इंटू हमारे पास में क्या होगा, रो एल स्क्वायर पी स्क्वायर, रो एल स्क्वायर पी स्क्वायर डिवाइड बाय हमारे पास में वी एम स्क्वायर इंटू क्या होगा, ओमेगा, ये ओमेगा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए, तो ध्यान रखना इसके लिए। मतलब क्या है कि अगर इस के की वैल्यू पता होने से पता है क्या होगा, अगर आप इस के की वैल्यू को अगर आप याद रख लोगे, तो बस कुछ नहीं, इससे मल्टीप्लाई कर लो तो ये इसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करो तो इसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा, इसके लिए मल्टीप्लाई कर लो तो इससे फॉर्मूला आ जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा। मतलब कुछ नहीं है, बस एक को याद रखो, बाकी सभी को इन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे याद कर लोगे, जल्दी से बताओ। तो देखो हम अगर स्मार्ट इंजीनियर हैं तो हम ऐसे ही याद करेंगे, अगर हम स्मार्ट इंजीनियर नहीं है तो फिर सभी का डेरिवेशन करेंगे। तो सभी का डेरिवेशन करने का मतलब कुछ भी नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे फैकल्टी इस टॉपिक के अंदर क्या करते हैं, 8 से 10 पेज के डेरिवेशन कराते हैं। हालांकि जब वो डेरिवेशन खत्म होता है तो उसके बाद में एंड में पहुंचते पहुंचते आप ये भूल जाते हो कि पहले में क्या किया था हमने। ऐसे ही होता है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं, बेटा ट्रिक वही इंजीनियर वाली कैपेबिलिटी, रट्टा मार वही वाली है ना। तो ध्यान रखना, आपको अगर आपने कहीं देखा होगा तो बहुत सारे फैकल्टीज में डेरिवेशन कराते हैं, बट मैं नहीं कराता हूँ, है ना। क्योंकि स्मार्ट स्टडी करनी है, डेरिवेशन का कोई मतलब है नहीं, डेरिवेशन का कोई मतलब नहीं है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए, ये टेबल, और हमें एक वैल्यू पता होनी चाहिए के की, इसको हम इससे लाकर मल्टीप्लाई करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा। तो हम सारे फॉर्मूले एक ही टेबल से बना लेंगे, हम अलग अलग डेरिवेशन हम नहीं करेंगे ना। चलिए तो बढ़ते हैं अपन आगे। तो ये टेबल आपको याद रखना है, साथ ही साथ में एक फॉर्मूला और दिखा देता हूं मैं आपको, जो फॉर्मूला देखा है मैंने कभी कभार एग्जाम में पूछा गया है। मतलब
इंजीनियरिंग में इतनी सारी अच्छी-अच्छी चीजें हैं, तो भी पता नहीं एग्जामिनर को कुछ खराब चीजें ही पसंद आती है यहाँ से। वो क्या करते हैं, वो ये चीजें पूछेंगे, देखो ये फॉर्मूला पूछ लेंगे, ये फॉर्मूला पूछ लेंगे। ये वाला आप लोगों ने देखा होगा, ये वाला फॉर्मूला, अप्रोक्सीमेट इकोनॉमिकल वोल्टेज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, देखा है आपने? तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने देखा होगा, ये वाला फॉर्मूला आपने देखा होगा। इकोनॉमिकल, किसके लिए ध्यान रखना, इकोनॉमिकल वोल्टेज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, इकोनॉमिकल वोल्टेज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, इस फॉर्मूले को याद रखना है ना, देखा है? हाँ, इस फॉर्मूले को याद रखना है ना। इकोनॉमिकल वोल्टेज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में क्या होगा, 6.5 किलोमीटर डिवाइड बाय 1.6 लोड केवी डिवाइड बाय 150 है ना। आपको एग्जामिनर पता क्या करेगा, आपको एग्जामिनर, मैंने ऐसा न्यूमेरिकल भी देखा है एग्जाम के अंदर, जिसमें वो आपको क्या करता है, आपको लेंथ दे देता है किलोमीटर में कि इतनी किलोमीटर की लेंथ है और इतना लोड केवीए है, बताओ कितने किलोमीटर कितना इकोनॉमिकल वोल्टेज हमें ट्रांसमिट करना पड़ेगा। तो इकोनॉमिकल वोल्टेज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के बारे में अगर आपसे पूछ ले, तो ये इकोनॉमिकल वोल्टेज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन की इक्वेशन है। तो मैंने आपको बोला था कि मेरी हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। तो ये एक नया फॉर्मूला आज की क्लास के लिए आपके लिए, कितना याद कर पाते हो देखते हैं, कितनी कैपेबिलिटी है आप सभी के अंदर। मैं तो बहुत सारी चीजें नई नई बताता जाऊंगा, लेकिन मैंने क्या बोला, मोस्ट ऑफ द 90% से अबाउ क्वेश्चन उन्हीं नोट्स में से आएगा जो हमने पहले पढ़े हैं। 10% इधर उधर की चीजें पूछ लेता है, उसकी हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। 95% चीजें भी अगर हम पढ़कर जाते हैं और 85% भी सही कर देते हैं, 80% भी सही कर देते हैं, तो भी सिलेक्शन हो जाता है हमारा, है ना। तो 100% पर नहीं जाना है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं कैल्विन्स लो। कैल्विन्स लो किसके बारे में बोलता है, ये बोलता है हमारे पास है मोस्ट इकोनॉमिकल साइज ऑफ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर की मोस्ट इकोनॉमिकल साइज जो है, उसके बारे में कौन इंफॉर्मेशन देता है, तो वो हमारे पास में देता है कैल्विन्स लॉ, है ना। तो कैल्विन्स लॉ हमारे पास में क्या होगा, यहां लिख देना, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट मोस्ट इकोनॉमिकल साइज, है ना। कैल्विन्स लॉ क्या होता है, गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट मोस्ट इकोनॉमिकल साइज, मोस्ट इकोनॉमिकल साइज ऑफ कंडक्टर, मोस्ट इकोनॉमिकल साइज ऑफ कंडक्टर के बारे में हमारे पास में बताता है कौन, कैल्विन्स लॉ। 5.5 दिया हुआ है नहीं, मैं स्टैंडर्ड बुक की बात कर रहा हूँ, मैं जेबी गुप्ता का फोटो है ना, मैं उसको स्टैंडर्ड नहीं मानता हूँ, है ना। क्या बोला मैंने, मैं उसको स्टैंडर्ड नहीं मानता हूँ। ये जेबी गुप्ता की पिक्चर है, तो हम स्टैंडर्ड बुक को रेफरेंस मानेंगे। ठीक है, किसने पूछा है, हाँ रेशमा, इसने पूछा है। तो स्टैंडर्ड बुक में 6.5 दिया हुआ है, तो अपन 6.5 ही मान के चलेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहां तक हमारे पास में क्या है, हमारे पास में क्या है। चलिए, तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे भी देता हूं, आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, ध्यान रखना, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा कि 6.4 किलोमीटर है, 6.4 किलोमीटर है, एंड साथ में क्या आएगा हमारे पास में, 300 केवीए है। तो बताओ वोल्टेज कितना होगा, इकोनॉमिकल वोल्टेज कितना होगा ट्रांसमिशन का, लेंथ कितनी है, इतनी है, और केवीए रेटिंग 300 है। तो बताओ क्या आंसर आएगा।
चलिए क्या आंसर आ रहा है? तो यहां से अगर आप पुट करोगे तो ये आएगा 4 और ये आएगा 2 √6 आ जाएगा हमारे पास में। तो यहां से आ जाएगा 6.5 इंटू √6। ठीक है, ये आंसर है 6.5 इंटू √6। ग्रुप में सेंड नहीं, इसमें इस वाली पीडीएफ में लगी रहेगी ये वाली जो है इस पीडीएफ के अंदर लगी रहेगी टेबल जो है ऑलरेडी इसके अंदर ये है, इसी पीडीएफ के अंदर आपके पास में रहेगी ये वाली टेबल, तो आप यहीं से पढ़ सकते हो। बाकी ऑलरेडी मैंने ग्रुप में भी शेयर की हुई है। चलो, तो अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास में क्या रहेगा, तो नेक्स्ट हमारे पास में आएगा पॉइंट, वो रहेगा नेक्स्ट टॉपिक, मतलब वो होगा इंसुलेटर। क्या होगा? इंसुलेटर। अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर किसकी वजह से आता है? इंसुलेटर की वजह से क्या होता है हमारे पास, मतलब कंडक्टेंस किसकी वजह से आता है? ड्यू टू लीकेज ओवर इंसुलेटर की वजह से। इंसुलेटर क्या काम करता है, ध्यान रखना। तो ये हमारे पास में जो है, जैसे मानकर चलिए कि ये हमारा पोल है, ये हमारी क्रॉस आर्म है, तो कंडक्टर को क्या करता है हमारे पास में, सेपरेट रखता है, क्रॉस आर्म से टच नहीं होने देता है, इंसुलेशन प्रोवाइड कराने का काम करता है, इसीलिए इसको अपन इंसुलेटर बोलते हैं। इंसुलेटर की प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटर जल्दी से बताएंगे, प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? प्रॉपर्टीज में पहली तो क्या होनी चाहिए हमारे पास में, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। हाई क्या होना चाहिए? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। दूसरा हमारे पास में क्या होगा? हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। थर्ड हमारे पास में क्या होना चाहिए, तो यहां पर लिख देना, लेस अफेक्टेड बाय द इन्वायरमेंटल कंडीशन। लेस अफेक्टेड बाय टेम्परेचर वेरिएशन। टेम्परेचर वेरिएशन, टेम्परेचर वेरिएशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट पर और बताएंगे, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है। नेक्स्ट हाई रिलेटिव परमिटिविटी होगा, करेक्ट। हाई परमिटिविटी होगा, हाई परमिटिविटी, परमिटिविटी, हाई परमिटिविटी हमारे पास में रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिफ्थ की, अगर हम बात करें, नॉन पोरस होनी चाहिए, ये भी सही बात है। क्या होनी चाहिए? नॉन पोरस। नॉन पोरस हमारे पास में होनी चाहिए, ठीक है। हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, लेस अफेक्टेड बाय टेम्परेचर वेरिएशन। चलिए नेक्स्ट, एक और होता है हमारे पास में, एक और होता है हमारे पास में, एक और होता है, जल्दी से बताओ। चलिए जल्दी से बताओ। हाई टेम्परेचर कॉफिशिएंट नहीं, ठीक है। लो टेम्परेचर कॉफी, ये तो मैंने आपको लिखा दिया, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। फ्लैश ओवर रेशियो कितना होता है हमारे पास में? फ्लैश ओवर रेशियो कितना होता है, जल्दी से बताओ। आपको यहाँ पर हाई रैप्चर स्ट्रेंथ से लेकर आपके पास में हाई रेशियो ऑफ रैप्चर स्ट्रेंथ टू फ्लैश ओवर वोल्टेज, है ना। हाई रेशियो ऑफ हमारे पास में रैप्चर स्ट्रेंथ टू क्या होना चाहिए? हाई रेशियो ऑफ, रेशियो ऑफ रैप्चर स्ट्रेंथ, रैप्चर स्ट्रेंथ टू, रैप्चर स्ट्रेंथ टू फ्लैश ओवर वोल्टेज, फ्लैश ओवर वोल्टेज।
चलिए, तो हमारे पास में क्या होगा, रैप्चर स्ट्रेंथ से फ्लैश ओवर का वोल्टेज का जो रेशियो है वो हमारे पास में हाई रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास में क्या होगी, सारी कंडीशन हमारे पास में रहेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंसुलेटिंग मटेरियल जो होते हैं ना, इंसुलेटिंग मटेरियल कौन कौन से यूज करते हैं, इंसुलेटिंग इंसुलेटिंग मटेरियल की अगर हम बात करें, इंसुलेटिंग मटेरियल की अगर हम बात करें, तो इंसुलेटिंग मटेरियल या तो अपन यूज करते हैं पोर्सलिन का इंसुलेटर यूज करते हैं, पोर्सलिन का इंसुलेटर अपन यूज करते हैं, और या फिर हम यूज करते हैं ग्लास इंसुलेटर, हम ज्यादातर ये दो ही ज्यादातर हम यूज करते हैं। पोर्सलिन इंसुलेटर जो है, पोर्सिन किसका बना होता है, केओलिन, केओलिन फेल्ड्सपर, केओलिन फेल्ड्सपर एंड क्वार्ट्ज, केओलिन फेल्ड्सपर एंड क्वार्ट्ज। ग्लास हमारे पास में दूसरा मटेरियल अपन यूज करते हैं। तो ये दो मटेरियल अपन यूज करते हैं ज्यादातर। आजकल आप देख रहे होंगे, आजकल आपको ग्लास का इंसुलेटर जो है वो ज्यादा दिखाई दे रहे हैं एज कम्पेयर टू पोर्सलिन ना। ट्रांसमिशन लाइन नई डिजाइनिंग में आप ज्यादातर देखोगे तो आपको ग्लास अपन यूज करते हैं। वाई रीजन क्या है बताओ, ग्लास ज्यादा क्यों यूज कर रहे हैं, पोर्सलिन की जगह हम ज्यादा यूज करते हैं, ऐसा क्यों, रीजन? आपको एग्जाम में ऐसा बोल सकता है कि असर रीजन में भी क्वेश्चन बना सकता है कि ग्लास इंसुलेटर आर used mostly nowadays in comparison with porcelain। why रीजन क्या है, लो कॉस्ट होती है, और बताओ। चीपर देन, मैकेनिकल स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाई होती है। चलिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारे पास में हाई होती है। फ्लेक्सिबल होता है, कोई बोल रहे हैं। इसकी जो हायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है हमारे पास में, करेक्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी क्या होती है हमारे पास में, ज्यादा होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारे पास में हाई होती है, करेक्ट। ग्लास की यहाँ पर देख लेना, यहाँ लिख देना हायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है हमारे पास में, हायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारे पास में होती है, हायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारे पास में होती है, किसकी, ग्लास की, ध्यान रखना। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं टाइप्स ऑफ इंसुलेटर में, टाइप्स ऑफ इंसुलेटर, टाइप्स ऑफ इंसुलेटर, टाइप्स ऑफ इंसुलेटर। अगर मैं टाइप्स ऑफ इंसुलेटर में बात करूं, पहला इंसुलेटर कौन सा होगा, ध्यान रखना। तो फर्स्ट वन हमारे पास में रहेगा पिन टाइप। बताओ कहां तक यूज करते हैं इसको, पिन टाइप इंसुलेटर को। नेक्स्ट होगा हमारे पास में सस्पेंशन टाइप, सस्पेंशन टाइप, सस्पेंशन टाइप, पिन टाइप, सस्पेंशन टाइप। थर्ड हमारे पास में क्या होगा, स्ट्रेन टाइप, स्ट्रेन टाइप। फोर्थ हमारे पास में क्या होगा, शेकल टाइप, क्या होगा, शेकल टाइप। तो पिन टाइप, सस्पेंशन टाइप, स्ट्रेन टाइप एंड शेकल टाइप, ये टोटल मिला के हमारे पास में जो है वो चार टाइप के इंसुलेटर होते हैं। हम इसको यूज करते हैं, पहला यूज करते हैं अप टू 33 kV, अप टू 33 kV। ठीक है, इसको अपन यूज करते हैं हायर वोल्टेज पर। इसको अपन यूज करते हैं कहां पर, तो यहां पर इसको यूज किया जाता है डेड एंड ऑफ लाइन, डेड एंड ऑफ लाइन। नेक्स्ट होगा हमारे पास में शार्प टर्न, शार्प टर्न। नेक्स्ट, डेड एंड ऑफ लाइन, शार्प टर्न। अगला हमारे पास में क्या होगा, रोड क्रॉसिंग, रिवर क्रॉसिंग, रोड क्रॉसिंग, रिवर क्रॉसिंग, रिवर क्रॉसिंग। यही अपन इन्हीं एप्लीकेशन में अपन क्या यूज करते हैं, ध्यान रखना है। इन्हीं में हम ये भी यूज करते हैं, कौन सा,
तो हम शेकल टाइप भी यूज करते हैं, बट शेकल टाइप को कहाँ यूज किया था? एट लो वोल्टेज एप्लीकेशन, एक एट लो वोल्टेज एप्लीकेशन। कहां पर? लो वोल्टेज एप्लीकेशन के अंदर हम इसको यूज करते हैं ना, लो वोल्टेज एप्लीकेशन में हम इसको यूज करते हैं। इसको अपन हाई वोल्टेज पर यूज करते हैं, इसको हम लो वोल्टेज पर यूज करते हैं। तो आप इसके यूज याद रखिएगा। नेक्स्ट अपन आते हैं अगले पॉइंट पर। इंसुलेटर में अगर हम बात करें तो यहां पर एक फॉर्मूला आता है स्ट्रिंग एफिशिएंसी का। क्या होगा स्ट्रिंग एफिशिएंसी? या इससे पहले अपन ये लिख देते हैं नंबर ऑफ इंसुलेटर डिस्क के बारे में ना। नंबर ऑफ इंसुलेटर डिस्क के बारे में, तो वो होगा हमारे पास में, ध्यान रखना, फेज वोल्टेज डिवाइड बाय रूट 3 इंटू 11। नंबर ऑफ इंसुलेटेड डिस्क आपसे पूछे ना, तो आप यहां से आंसर बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपसे बोल दिया जाएगा इन ए 400 केवी लाइन, 400 केवी लाइन, नंबर ऑफ इंसुलेटेड डिस्क पर कंडक्टर कितना होगा, पर फेज कितना होगा? नंबर ऑफ इंसुलेटेड डिस्क पर फेज, क्या आंसर आएगा? जल्दी से बताओ। नंबर ऑफ इंसुलेटेड डिस्क पर फेज कितनी रिक्वायर्ड होगी, आपको पूछ लिया जाए। चलिए क्या आंसर आएगा? 23 है, 24 है और 22 है। तीन आंसर आ रहे हैं ना। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना, ये जो 400 केवी है, सॉरी इसको लाइन वोल्टेज ही कर देना ना। लाइन वोल्टेज बाय रूट 3 ऑलरेडी फेज वोल्टेज हो गया ना, इसको लाइन वोल्टेज कर देना है ना। लाइन वोल्टेज डिवाइड बाय रूट 3 और 11 केवी हमारे पास में है। तो 400 1/√3 होता है 0.577, और डिवाइड बाय 11 कर दीजिए, तो यहां से आएगा 0 0। तो ये आएगा हमारे पास में डिवाइड बाय 11। तो 180 डिवाइड बाय 11, तो ये आ रहा होगा 1। यहां से कितना आएगा? 400 डिवाइड बाय हमारे पास में क्या होगा? दिस वैल्यू अगर आप करोगे 0.577 से करोगे तो कितना आ जाएगा? एक बार इसको फिर से डिवाइड कर लो। ये 18 नहीं आएगा, ये 23 आएगा। अब इसको डिवाइड कीजिए तो ये आएगा 2 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी आएगा, तो इसको अप्रोक्सीमेटली 21 पर लेकर जाओ और 1 एक्स्ट्रा ऐड करो, तो 22 हमारे पास में आएगा। कितना आंसर आएगा? 22 आंसर आ रहा होगा ना। 21 प्लस एक एक्स्ट्रा लेना है ना। जो भी पॉइंटों में नंबर आए तो उसको हायर नंबर पर लेकर जाकर फिर
चलो इसका आंसर बताओ। चलिए क्या आंसर आ रहा है? 13। समझना, अगर हम बात करें यहां पर, तो डिस्क कितनी होगी हमारे पास? 220 केवी लाइन वोल्टेज है, डिवाइड बाय √3 इंटू 11, तो ये आ जाएगा 20। तो ये आएगा 20 बाय √3 मतलब 0.577। तो ये आएगा 0, ये आएगा 4, ये आएगा 5 और यहां से आएगा 11। तो इसको अप्रोक्सीमेटली ले जाओ 12 पर। 12 प्लस 1 किलो कितना आएगा? 13 आएगा हमारे पास में। तो ये 13 हमारे पास में आ गया। ये 13 क्या है, ध्यान रखना, पर फेज में है। तो अगर मैं बात करूं 3 फेज डिस्क ऑन ईच पोल, एक पोल पर, क्योंकि एक फेज में से निकाली हमने वो डिस्क, 3 फेज के लिए कितना होगा? तो 3 फेज के लिए होगा हमारे पास में 39। सो 10 पोल पर कितनी होगी हमारे पास में? तो 10 इंटू 39 तो कितना होगा? 390 आंसर, हमारा आंसर आएगा। ये आंसर किस किस का आया है? 390। कितना आएगा? 390 किसका आंसर आया था, जल्दी से बताओ। जिसका 390 आया था वो एकदम करेक्ट है, बाकी इसके अलावा किसी का अगर 390 के अलावा कोई आंसर आया है तो गलत आंसर है, क्योंकि आप लोगों ने एक फेज का निकालकर 10 फेज पे, 10 पोल पे कर दिया। एक पोल पर भी तो हमारे पास में 3 फेज है ना। इंसुलेटर का लो होता है। देखो वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर बुक्स के अंदर अलग लिखा हुआ है, गूगल पर अलग लिखा होगा। गूगल पर आपको इंसुलेटर के लिए देखोगे तो आपको परमिटिविटी लो लिखी होगी, है ना। और मैंने आपको फोटो क्लास में भी दिखाया था, मैं फिर से फोटो दिखा सकता हूँ। मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। गूगल पर बहुत सारी चीजें गलत है, हम उसको सही नहीं मान सकते हमेशा, है ना। मैं आपको फोटो दिखा सकता हूँ रेफरेंस बुक का, कि देखो ये रेफरेंस बुक में लिखा हुआ है कि परमिटिविटी क्या होनी चाहिए हमारे पास में? लो होनी चाहिए, मतलब हाई होनी चाहिए, सॉरी। हाई परमिटिविटी यहाँ पर होनी चाहिए, जबकि गूगल पर आपके पास में लो लिखा होगा। गूगल पर क्या लिखा हुआ है, जल्दी से बताओ, लो लिखा हुआ है या हाई लिखा हुआ है? गूगल पर आप सर्च करोगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा? आपको यहाँ पर दिखेगा, लो दिखेगा। मैं रेफरेंस बुक को सही मान सकता हूँ जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। अगर आपको किसी रेफरेंस बुक में अगर अलग पॉइंट मिल जाए तो फिर हम अलग चीज जगह सर्च करेंगे, क्योंकि मैं जिन दो बुक को फॉलो करता हूँ
उन दोनों बुक में, एक में तो नाम ही नहीं लिया हुआ है, परमिटिविटी के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ है, और ये है बोला गया जेबी गुप्ता के अंदर, जेबी गुप्ता के अंदर बोला हुआ है हाई रिलेटिव परमिटिविटी सो एज टू प्रोवाइड द हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, गूगल में क्या लिखा हुआ है? पर फेज लिखा है क्वेश्चन के अंदर, क्या बोल रहे हो? हाउ मेनी डिस्क रिक्वायर्ड ऑन द टेन पोल? कहाँ लिखा हुआ पर फेज? इसमें नहीं लिखा हुआ है ना मैंने पर फेज, किसकी बात कर रहे हो पर फेज की? चलिए समझ में आ गया। गूगल पर आपको लो दिखेगा। ये डिस्कशन हमारा हर क्लास में होता है, जब भी मैं इंसुलेटर पढ़ाता हूँ हर क्लास में डिस्कशन होता है, और हर क्लास में मेरा एक ही जवाब होगा कि क्या होगा, कि हमारे पास में रेफरेंस बुक, एक और बुक है मेरे पास, 3 बुक है पावर स्टोन की, वो भी देख लेते हैं, कोठारी में भी देख लेते हैं, उसको मैंने कभी चेक नहीं किया है, आपके कहने पर उसको भी मैं चेक कर लेता हूँ। एक्चुअली कोठारी में तो उन्होंने इंसुलेटर पढ़ा ही नहीं रखा है, इंसुलेटर दे ही नहीं रखा है। कोठारी साहब बोलते हैं कि भैया हम तो इंसुलेटर को टॉपिक ही नहीं मानते हैं, तो आप क्या बात कर रहे हैं? चलिए, इन्होंने इंसुलेटर टॉपिक ही नहीं दे रखा है। आप भी, वो आपके मन में ऐसा होगा ना सर, 3-3 बुक क्यों, वाई 3 बुक्स? किस किस के मन में ऐसा आता है? हर सब्जेक्ट की मेरे पास में 3-3 बुक है ना, लेकिन 3 बुक क्यों, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, एक बुक में किसी सब्जेक्ट का पूरा कंटेंट नहीं मिलता है। कोठारी के अंदर जो दिया हुआ है वो फोल्ट, लोड फ्लो, स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक लोड डिस्पैच, ये 5 टॉपिक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं। जेबी गुप्ता के अंदर जो है रिले वाला, प्रोटेक्शन वाला पोर्शन है, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है उसने रिले वाले पोर्शन के अंदर। और सीएल वाधवा जो है उसके पीछे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, जहां से एग्जाम में एज इट इज उठकर आ जाते हैं सीएल वाधवा के पीछे के क्वेश्चन। तो सीएल वाधवा, इसके लिए सीएल वाधवा की थ्योरी इतनी अच्छी नहीं है। तो ये 2 चीजें अपन पढ़ते हैं। जनरेशन, जनरेशन भी काफी अच्छा इसी के अंदर है, जेबी गुप्ता के अंदर। जेबी गुप्ता का प्रोटेक्शन जनरेशन वाला पोर्शन बहुत अच्छा है। स्विच गियर वाला जो पोर्शन है, फोल्ट, लोड फ्लो, स्टेबिलिटी, वो कोठारी का बहुत अच्छा है। तो हर बुक के लिए, हर टॉपिक के लिए अलग अलग बुक हमें पढ़नी पड़ती है आपको अच्छा कंटेंट देने के लिए। इसलिए 3-3 4-4 बुक जो है वो हम फॉलो करते हैं। मशीन की मेरे पास में 4 बुक है, 4 नहीं 5 बुक है मशीन की मेरे पास में। मशीन की एक तो कोठारी है, एक भीमरा है, एक अशफाक हुसैन है, एक वो आईजे क्या बोलते हैं उसको, बीएल थरेजा है। ये स्पेशल मोटर को पढ़ने के लिए, स्पेशली ये टॉपिक टॉपिक को पढ़ने के लिए ये हमारे पास में। तो 5 बुक है, एक और राइटर की बुक है मेरे पास में, मशीन की एक और पड़ी हुई है। 5 मशीन की बुक मेरे पास में। किसी को पढ़ना हो, अगर श्रद्धा हो, अगर तो आप पढ़ सकते हैं 5 बुक। एक बुक से कभी आपको कंटेंट पूरा नहीं मिलेगा। अगर आप एक बुक पढ़ते हैं कोई भी, तो कंटेंट पूरा नहीं मिलेगा। इसलिए क्या करना है, बुक ऊपर नहीं जाना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ लेना है। चलो, तो यहां पर आ जाओ फिर से। तो हमारे पास में क्या होगा, हमारे पास में क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट पर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पर हमारे पास में क्या होगा कि यहाँ जो पोल है, ये जो पोल अगर आपके पास में है, और ये कंडक्टर हमारे पास में है, ये कंडक्टर हमारे पास में है, तो यहां पर क्या होगा, ये जो हमारी डिस्क है, ये एक और डिस्क है, ये अनदर एक और डिस्क है, और ये कंडक्टर है। ध्यान रखना, आपसे बोलेगा कि बताओ कौन सी डिस्क पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेस सबसे हाईएस्ट होगा ना। चलिए जल्दी से बताओ। अगर आपसे बोल दिया जाए, अगर आपसे बोल दिया जाए इसके अंदर कि लोअर मोस्ट कंडक्टर है ना, तो ये लोअर मोस्ट डिस्क जो होती है हमारे पास में क्या होगा, इस पर हाईएस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस होगा, हाईएस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस होगा।
हाईएस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस होगा, हाईएस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस होगा, हाईएस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेस होगा। इस पर क्या होगा, लोवेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेस होगा, लोएस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस होगा, लोएस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस हमारे पास में रहेगा। तो ये हमारे पास में क्या है, हाईएस्ट है, ये हमारे पास में क्या है, लोएस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेस होगा। इसीलिए हमारे पास में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म यहां पर वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज होगा, उससे हमारी स्ट्रिंग एफिशिएंसी जो है ग्रेटली अफेक्ट होगी, क्योंकि स्ट्रिंग एफिशिएंसी जो होती है वो होती है टोटल स्ट्रिंग वोल्टेज, टोटल स्ट्रिंग वोल्टेज, टोटल स्ट्रिंग वोल्टेज और डिवाइड बाय क्या होगा हमारे पास में, नंबर ऑफ डिस्क इनटू क्या होगा, वोल्टेज ऑफ डिस्क, वोल्टेज ऑफ डिस्क नियरेस्ट टू कंडक्टर, नियरेस्ट टू कंडक्टर, वोल्टेज ऑफ डिस्क नियरेस्ट टू कंडक्टर हमारे पास में रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगले पॉइंट पर हम बढ़ते हैं, तो यहां पर क्या होगा, ध्यान रखना, अगर मानकर चलिए कि ये 3 डिस्क हैं, ये कंडक्टर है हमारे पास में, ये हमारी क्रॉस आर्म है, यहां पर क्या होगा, डिस्क 1 है, इसकी कैपेसिटी सी अपन लिख देते हैं, सारी डिस्क में मानकर चल रहा हूं आइडेंटिकल है। और यहां पर क्या है, 4 डिस्क है, यहां पर क्या होगा, इनके बीच में क्या होगा, कैपेसिटेंस होगा। 3 डिस्क तक ही लिख देते हैं, आपको 3 ही पूछेगा, 4 नहीं पूछेगा। तो यहां पर क्या होगा, ये सी, ये होगा सी, ये होगा सी, ये होगा सी, ये होगा C1, ये होगा C1। सी क्या होगा हमारे पास में, सेल्फ कैपेसिटेंस, सेल्फ कैपेसिटेंस ऑफ डिस्क। C1 क्या होगा, ध्यान रखना, शंट कैपेसिटेंस ऑफ डिस्क, शंट कैपेसिटेंस ऑफ डिस्क। नेक्स्ट, ये जो वोल्टेज शेयर कर रहा है वो कितना शेयर कर रहा है, V1, ये डिस्क V2 और ये डिस्क V3 वोल्टेज शेयर कर रही थी। स्ट्रिंग वोल्टेज कितना होगा, टोटल स्ट्रिंग वोल्टेज V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइड बाय 3 डिस्क और इंटू V3 आप कर लीजिए, लोअर मोस्ट यूनिट का वोल्टेज हमारे पास में रहेगा। अब यहां पर कुछ रिलेशन याद रखना पड़ेगा कि यहां पर एक नोटेशन यूज करते हैं हम, के होता है C1 डिवाइड बाय सी, क्या होता है, C1 डिवाइड बाय सी के होता है। और यहां पर V1 को अगर हम रेफरेंस ले लें तो V2 वोल्टेज जो आता है ना, V2 आता है 1 प्लस के इंटू V1। V3 हमारे पास में क्या होता है, के स्क्वायर प्लस 3 के प्लस 1 इंटू V1 हमारे पास में होता है। तो ये V1 V2, ये V2 और ये V3 की वैल्यू एटलीस्ट आपको याद रखनी है ना, V2 एंड V3 की वैल्यू जो है वो आपको क्या करना है, याद रखना है, ताकि आपको एग्जामिनर अगर पूछे स्ट्रिंग एफिशिएंसी तो ये फॉर्मूला आप यूज कर पाओ। जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, ध्यान रखना, आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, इन ए स्ट्रिंग ऑफ, इन ए स्ट्रिंग ऑफ डिस्क थ्री डिस्क वोल्टेज ऑफ, वोल्टेज ऑफ डिस्क नियरेस्ट टू कंडक्टर, नियरेस्ट टू कंडक्टर, नियरेस्ट टू कंडक्टर इज 20 kV एंड C1 डिवाइड बाय सी का रेशियो आपको दे देगा 0.1 है। बोलेगा फाइंड स्ट्रिंग एफिशिएंसी, फाइंड स्ट्रिंग एफिशिएंसी, जल्दी से बताएंगे क्या आंसर आएगा, स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या आएगा, जल्दी से बताओ, सॉल्व करो।
क्या आंसर आ रहा है? 86.7 या 82.7 ऐसे कुछ आंसर आता है, देख लीजिएगा। यहां से अगर हम बात करें तो देखो V जो हमारे पास में है, वैसे आपको पता है इसका कोई काम नहीं है, इसका बिल्कुल भी काम नहीं है। कैसे बताओ? मैं आपको तरीका बताता हूँ। V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइड बाय 3 इंटू V3। V1 को ऐसा ही रहने दो, V2 की वैल्यू है 1 प्लस के इंटू V1 है, V3 की वैल्यू है के स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1 इंटू V1 हमारे पास में, डिवाइड बाय 3 इंटू V3 की वैल्यू कितनी है? तो के स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1 और इंटू V1 हमारे पास में। देखो ये V1 पूरे में से कॉमन आकर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएगा। तो के स्क्वायर, ऊपर बचेगा के स्क्वायर, 3k और 1k कितना हो जाएगा? 4k प्लस 3 डिवाइड बाय 3 इंटू के स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1। बस आप वैल्यू पुट कर लो। के स्क्वायर मतलब 0.1 का स्क्वायर, 4 इंटू 0.1 प्लस 3 डिवाइड बाय 3 इंटू 0.1 का क्या होगा? स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0.1 प्लस 1। तो बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 3.41 डिवाइड बाय क्या होगा हमारे पास में? 3 इंटू, ये हो जाएगा हमारे पास में 1.31, 1.31 इंटू 100 कर लो और एफिशिएंसी निकाल लो। क्या आंसर आ रहा है? 86.7% आपका आंसर आ रहा होगा ना। तो इस V2 की नीड नहीं है ना। कभी कभार अगर V2 ना दे एग्जाम में तो टेंशन मत लीजिएगा, ऐसे आप सॉल्व कर लेना। तो जो भी आपका आंसर आ रहा है 86.7%, तो आप यहां से आप कर सकते हो। तो यानी कि एफिशिएंसी हमारे पास में अफेक्ट हो रही है। अगर एफिशिएंसी अफेक्ट हो रही है तो मुझे क्या करना होगा? स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इंप्रूव करना पड़ेगा। तो हमारे पास में क्या होगा? नेक्स्ट टॉपिक होगा मेथड्स टू इंप्रूव स्ट्रिंग एफिशिएंसी। मेथड्स टू improve string efficiency, methods to improve string efficiency। चलिए, स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के मेथड्स हमारे पास में कौन कौन से होते हैं? तो अगर मैं मेथड्स की बात करूं, है ना, स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के मेथड्स कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले मेथड की अगर मैं बात करूं तो बाय यूजिंग लॉन्गर क्रॉस आर्म। क्या होगा? बाय यूजिंग लॉन्गर क्रॉस आर्म, बाय यूजिंग लॉन्गर क्रॉस आर्म। नेक्स्ट होगा हमारे पास में बाय यूजिंग इंसुलेटर ग्रेडिंग, बाय इंसुलेटर ग्रेडिंग, by using insulator grading, insulator grading। और नेक्स्ट होगा हमारे पास में by using static shielding, by using static shielding, static shielding, या फिर हमारे पास में क्या होगा? by using गार्डरिंग मेथड, by using गार्डरिंग मेथड। चलिए, तो ये हमारे पास में क्या होंगे? 3 मेथड होंगे। किसके लिए ध्यान रखना? मेथड्स टू इंप्रूव स्ट्रिंग एफिशिएंसी के। चलिए, तो बाय अगर हम बात करें इसके अंदर, तो हमारे पास में ये जो मेथड है इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है। इसमें अपन क्या करते हैं, ध्यान रखना, इंसुलेटर ग्रेडिंग के अंदर अपन डिफरेंट डिफरेंट लेयर ऑफ परमिटिविटी वाली अपन डिस्क यूज करते हैं ना। इसमें अपन क्या करते हैं, यहाँ पर जो है इसमें ये एक डिस्क होती है और यहाँ पर दूसरी डिस्क होती है, तो इनकी सभी की कैपेसिटी डिफरेंट होती है। मान लो अगर ये C है तो ये C2 है, ये C3 है। यानी यहां पर क्या होगा? सेम आइडेंटिकल डिस्क अपन यूज नहीं करते हैं, अलग अलग परमिटिविटी वाली लेयर जो अपन यूज करते हैं। तो डिस्क अपन यूज करते हैं, इसलिए ज्यादा इकोनॉमिकल नहीं होता, अपन ज्यादा यूज नहीं करते हैं। बट हाँ, आपसे पूछेगा कि बताओ इनकी डिस्क का रेशियो कितना होगा, कैपेसिटी का रेशियो कितना होगा, तो वो शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ। इनकी कैपेसिटी का रेशियो कितना होगा 100% एफिशिएंसी के लिए? 1, 1 + k, 1 + क्या होगा हमारे पास? 3k, 1 + 6k, 1 + 10k और 1 + क्या होगा? 15k। अब देखो, कुछ नहीं करना है आपको। आपको यहाँ पर ये 1 तो सभी में रहेगा, सिर्फ यहाँ 0, यहाँ 1, ये 2, 3, 4, 5 ऐसे नंबर है ना। तो देखो, यहाँ 0 में 1 को ऐड कर लेना तो 1 आ जाएगा, 1 में 2 को ऐड कर लेना 3 आ जाएगा ना। बस इनको ऐसे ऐड करते चलो, इनको ऐड करते चलो। कैसे बताओ? 0 + 1 1 के आ जाएगा, 1 + 2 3 के आ जाएगा। ठीक है, तो 1 + 2 3 हो गया, 3 + 3 6 के,
6 + 4 10K, 10 + 5 15K, ऐसा आप याद रख सकते हो। अगर इनकी कैपेसिटी का रेशियो हमारे पास में ये रहता है तो हमारी एफिशिएंसी क्या होगी, ध्यान रखना 100% एफिशिएंसी होगी। क्या होगी हमारे पास में, अगर ये रेशियो होता है तो 100% एफिशिएंसी हमारे पास में रहेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगला मेथड होगा लास्ट गार्डरिंग मेथड। गार्डरिंग मेथड, अगर मैं गार्डरिंग मेथड की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या आएगा, तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं कि ये हमारे पास में क्या है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ऐसा हमारे पास में। इसमें हम यहाँ पर क्या करते हैं, गार्ड वायर यूज करते हैं, जो भी क्या करता है कैपेसिटेंस बनाता है। और आपको बोल दिया जाता है कि अगर मान लो हम चाहते हैं 100% एफिशिएंसी, तो यहां से सी एक्स की वैल्यू क्या होगी, सी वाई की वैल्यू क्या होगी, सी जेड की वैल्यू क्या होगी, और फिर से यहाँ पर डिस्क जो है वो इक्वल वोल्टेज शेयर करे। ये कहने का मतलब होता है इसके अंदर, मेथड के अंदर है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसके अंदर क्या करते हैं हम, यहाँ पर गार्ड वायर यूज करके हम यहाँ कैपेसिटेंस फॉर्म करवाते हैं। यहाँ का जो कैपेसिटेंस है वो क्या होता है हमारे पास में, तो सी एक्स की वैल्यू अगर आपको याद होगा अगर आपको, तो के सी बाई 3 होता है, ये के सी होता है, और ये होता है 3 के सी हमारे पास में होता है, राइट। अरे यही होता है के सी बाई 3, के सी एंड 3 के सी, करेक्ट। ये तीन वैल्यू हमारे पास में रहेगी। अगर दो ही डिस्क होगी, अगर यहां पर मान लो तीन ही डिस्क होगी, तो फिर के सी बाई 2 और 2 के सी हमारे पास में रहेगा। आई होगा, कहां पर आई की बात कर रहे हो? नहीं, मैं करंट में कुछ लिख नहीं रहा हूं, मैं तो डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूं आपको। पूछेगा तो ये पूछेगा, अदरवाइज कुछ नहीं पूछेगा ना। तीन डिस्क के लिए, दो डिस्क के लिए केसी बाई 2 या 2 केसी हमारे पास में आएगा। तो ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, आपको याद रखना है, किसके अंदर, इंसुलेटर के अंदर। नेक्स्ट, नेक्स्ट होगा हमारे पास में, नेक्स्ट दो चीज होती है, एक होता है फ्लैश ओवर वोल्टेज, फ्लैश ओवर वोल्टेज, एंड दूसरा होता है पंचर वोल्टेज, पंचर वोल्टेज। बताएंगे फ्लैश ओवर वोल्टेज क्या होता है, पंचर वोल्टेज क्या होता है? जल्दी से बताओ, फ्लैश ओवर वोल्टेज और पंचर वोल्टेज आप बताएंगे क्या होता है? तब तक मैं चाय पी लेता हूँ। जहां पर इंसुलेटर डैमेज हो जाता है वो आपका फ्लैश ओवर वोल्टेज है। तो पंचर वोल्टेज क्या बताऊं? चलो अभी आवाज आ रही होगी। कौन सा वोल्टेज आप मुझे बताएंगे इनमें से हायर होता है? कौन सा वोल्टेज हायर होता है? फ्लैश ओवर वोल्टेज हायर होता है या फिर पंचर वोल्टेज हायर होता है? तो ध्यान रखना,
पंचर वोल्टेज हमारे पास में क्या होगा, ये हायर होता है। कितना हायर होता है? लगभग 30% हायर होता है। किसके कंपैरिजन में? वेट फ्लैश और वोल्टेज के कंपैरिजन में। इट इज क्या होगा? 30% हायर देन 30% हायर देन क्या होगा हमारे पास में? वेट फ्लैश और वोल्टेज, फ्लैश ओवर वोल्टेज 30% हमारे पास में ज्यादा होता है। फ्लैश और वोल्टेज, ये क्या होता है? पंचर वोल्टेज, जिस पर कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है उसको अपन बोलते हैं पंचर वोल्टेज। एट दिस वोल्टेज कंडक्शन स्टार्ट बिगिन, जो कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं पंचर वोल्टेज। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें पंचर वोल्टेज के बाद में, तो दूसरा हमारे पास में क्या होगा? मैंने क्या बोला है कि हमारे पास में फ्लैश और वोल्टेज क्या होगा? एट विच फ्लैश ओवर अकर, फ्लैश ओवर मतलब डैमेज हो जाता है ना। एट विच एट दिस वोल्टेज फ्लैश ओवर विल अकर, will occur which damage the SCR, damage SCR, सॉरी SCR नहीं, इंसुलेटर, विच डैमेज इंसुलेटर, है ना। तो ये हमारे पास में क्या होगा? फ्लैश ओवर होगा। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रहेंगे? जल्दी से बताओ, ये सारे पॉइंट आपको याद रहेंगे? एक और अपन आर्किंग हॉर्न लगाते हैं इंसुलेटर पर, उसका काम क्या होता है बताओगे आप मुझे? आर्किंग हॉर्न अपन लगाते हैं इंसुलेटर पर, आर्किंग हॉर्न, मैं आपको उसका डायग्राम ही दिखा देता हूँ ना। आर्किंग हॉर्न का आपको पता लग जाए कहाँ लगता है हमारे पास में। चलिए, आर्किंग हॉर्न किसके अंदर? इंसुलेटर के अंदर। तो आप सभी लोगों ने ये देखा होगा, ये देखा है आपने? ये देखा है आर्किंग हॉर्न? ऐसा आपने देखा है? सभी ने देखा होगा, पता है? हाँ बताओ, क्यों लगाते हैं आर्किंग हॉर्न? चलिए, तो आर्किंग हॉर्न क्या होता है हमारे पास में? ये प्रोटेक्शन करता है, करेक्ट, ओवर वोल्टेज को। आप सर्ज वोल्टेज लिख सकते हो, ओवर वोल्टेज लिख सकते हो, लाइटनिंग सर्ज लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो ना। यहां पर ध्यान रखना, जब भी ओवर वोल्टेज चाहे नॉर्मल या एबनॉर्मल कंडीशन में ओवर वोल्टेज अपीयर होता है, जो आपकी डिस्क को क्या कर सकता है, ध्यान रखना, जो आपकी डिस्क को डैमेज कर सकता है। कब? हमारे पास में फ्लैश ओवर के टाइम पर। तो हमारे पास में क्या होता है, ध्यान रखना, आर्किंग हॉर्न जो है उसके प्रोटेक्शन का काम करता है ना। ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन के लिए अपन क्या करते हैं, वो हम आर्किंग हॉर्न अपन लगाते हैं ना। तो ये भी आर्किंग हॉर्न वाला जो है पॉइंट है, याद रख लीजिएगा। अगर आपको कभी पूछ ले तो आप यहां से बता सकते हैं। तो यहां तक हमारा इंसुलेटर जो है वो कंप्लीट होता है। इंसुलेटर हमारा यहां तक कंप्लीट होता है। लास्ट टॉपिक हमारे पास में बचता है टीएनडी का, वो है एचवीडीसी। एचवीडीसी एचवीडीसी टाइम कितना हो गया? चलो टाइम तो हो भी गया। कल हम स्टार्ट करेंगे एचवीडीसी। कल आपका एचवीडीसी हो जाएगा और फ्यूज हो जाएगा और सर्किट ब्रेकर हो जाएगा कल आपका, है ना।
तो कल ये 3 टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद में 2 क्लास में आपकी रिले, तो 3 क्लास आपकी और चलेगी। 3 क्लास में आपका जो है पूरा पावर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा ना। चलिए तो मिलते हैं कल सेम टाइम पर। टिल देन थैंक यू सो मच।